देखिए, पुतिन के भारत दौरे की टेंशन नेटो देशों में फैल चुकी है। सबकी नजर अब इस दौरे पर है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियों ने आरोप लगाया है कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं दिख रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रूस को एक बड़ी धमकी दे दी है। भारत आने से पहले पुतिन एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर यूरोप हमसे लड़ने को तैयार है तो रूस भी लड़ेगा। चार 5 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप की नजरें दिल्ली पर टिकी रहेंगी। इन्हीं दिनों जेलेंस्की दिल्ली की हर हलचल का अपडेट लेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, ब्रिटेन के पीएम, तुर्की के राष्ट्रपति टकटकी लगाए दिल्ली में पुतिन और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का दमदार शो देखेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। पुतिन की भारत यात्रा से बढ़ गई ट्रंप की टेंशन। पुतिन की भारत यात्रा से नेटो में खलबली। पुतिन की भारत यात्रा से तुर्की बेचैन। रूस बोला मोदी सबसे महान पार्टनर। जिस लीडर ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बेबस बना रखा है, जिस सुप्रीम लीडर ने यूरोपियन यूनियन की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, उन्हीं पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने जो कहा है वो सुनने लायक है, समझने लायक है। वर्ल्ड लीडर किसे कहते हैं ये जानने लायक है। We do not speak with Europeans. We don't have a dialogue, even a word. So how can you learn your counterpart's position on a so, terribly complicated problem when you don't speak to each other? This is the greatest problem that we have. But with India, it's vice versa. India wants to listen to us. We want to explain ourselves. India hears us, and it's a mutual understanding. So we do appreciate. पुतिन भारत ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब दुनिया में कई मुल्कों की तकदीर नई करवट ले रही है। खासकर युद्ध में उलझी महाशक्तियां पुतिन की हर चाल का बारीकी से विश्लेषण करने में जुट गई हैं। पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के पावरफुल सदस्य एक्शन में आ गए हैं। पुतिन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की पूरी डिटेल जानने से पहले वॉर जोन से आया बहुत बड़ा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस ने पूरी ताकत से एक दूसरे को दहलाना शुरू कर दिया है। ये प्रोकोस्क नाम का शहर है। कल तक यूक्रेन का शहर था, आज से रूस का कब्जा है। लेकिन युद्ध ने प्रोकोस्क को जो बना दिया है वो बयां करना मुश्किल है। ये मरघट जैसा प्रोकोस्क कभी ऐसा दिखता था। आलीशान शहर, बहुमंजिला इमारतें, हाईटेक हाईवे, ऊंचे पुल, जहां जिंदगी आसान थी। मगर जब से प्रोकोस्क युद्ध की आग में घिरा, जलता ही रह गया, जलता ही गया। बम की बौछार से, मिसाइलों के धमाकों से, टैंकों से बरसते गोलों से, बंदूक की गोलियों से प्रोकोस्क छलनी हो गया। सालों की लंबी लड़ाई के बाद 1 दिसंबर 2025 को प्रेसिडेंट पुतिन को बताया गया
कि यूक्रेन का प्रोकोवस्क रूस ने जीत लिया है। पुतिन के इस दावे से जेलेंस्की चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। Войска группировки «Центр» освободили город Красноармейск и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове. Кроме того, часть сил группировки успешно развивает наступление в Днепропетровской области. हालांकि इस जीत की खुशी के बीच यूक्रेन ने भयानक हमला शुरू कर दिया। यूक्रेन ने पुतिन की प्रतिष्ठा पर वार शुरू कर दिया। जेलेंस्की ने पुतिन को बराबर की टक्कर देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन अब रूस के हर हमले का जोरदार पलटवार कर रहा है। रूस से जॉर्जिया जा रहे एक तेल टैंकर पर तुर्की के पास हमला हुआ है। रूस के जहाज मिडवोल्गा 2 पर तुर्की के तट से 80 मील दूर हमले की पुष्टि की गई। तुर्की अधिकारी ने कहा कि जरूरी मैसेज संबंधित पार्टी को भेज दिए गए हैं। इससे पहले यूक्रेन नेवी के ड्रोन ने काला सागर में यूक्रेन के 2 टैंकरों पर हमला किया। काला सागर में यह खौफनाक हमला यूक्रेन ने किया है, जिसमें ब्लैक सी टर्मिनल को बमबारी कर यूक्रेन ने बर्बाद कर डाला। यूक्रेन के इस हमले के बाद कई देशों में कोहराम मच गया है, क्योंकि ब्लैक सी टर्मिनल पर हमला होने से दुनिया के 1% से ज्यादा तेल सप्लाई पर संकट मंडराने लगा है। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले से ब्लैक सी से एक्सपोर्ट रुक गया है और लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम ने कहा है कि उसने काला सागर पर अपने रूसी टर्मिनल पर एक मूरिंग को यूक्रेनी नेवल ड्रोन हमले से काफी नुकसान होने के बाद ऑपरेशन रोक दिया है। इस टर्मिनल से तेल और गैस की सप्लाई नहीं की जा रही है। इससे हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन जानबूझकर रूस की ऑयल रिफाइनरियों और क्रूड ऑयल टर्मिनलों पर हमले कर रहा है, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था के लिए इनकम के सबसे जरूरी सोर्सेज में से एक को कमजोर किया जा सके। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पेरिस में मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस अपने सभी वादे तोड़कर दुनिया को धोखे में रख रहा है। Росія вже стільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори, і зривати мир в Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, для всіх нас. जेलेंस्की से मीटिंग के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि रूस के साथ शांति बातचीत में सिर्फ यूक्रेन ही अपने इलाकों पर फैसला कर सकता है, जबकि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस को देने का सुझाव है। मैक्रों ने दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्यादातर मेंबर ट्रंप के सुझाव पर सहमत नहीं हैं। इसकी तस्दीक के लिए मैक्रों और जेलेंस्की ने मीटिंग के दौरान ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूरोपियन यूनियन समेत 1 दर्जन दूसरे लीडर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हिस्सा लिया। Qu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens, reconnus par le droit international et elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. फ्रांस ने फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन को सपोर्ट शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जेलेंस्की को राफाल के कारखाने में ले जाकर ये दिलासा दिलाया गया कि जल्द ही फाइटर जेट यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं यूरोपीय देशों की चेतावनी के बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुतिन से मुलाकात की है। ट्रंप अपने बनाए प्रस्ताव पर यूक्रेन रूस में युद्ध समझौते की उम्मीद अब भी जता रहे हैं।
I think the administration feels very optimistic. Obviously, you've seen, Steve, that the president's entire team, including Special Envoy Witkoff and Secretary Rubio and the Vice President and the President himself, Secretary Hegseth as well, have been working so hard on this effort, and they all really want to see this war come to an end. And so, ट्रंप के पीस प्लान में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन डील का पेंच जमीन पर फंसा हुआ है, जिससे पुतिन 1 इंच भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। रूस उन सभी इलाकों पर अपना दावा कर रहा है जहां उसका कब्जा हो चुका है। उधर यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। जेलेंस्की भविष्य में रूस के हमले की काट तलाशने के लिए यूरोपीय देशों के साथ कोशिश जारी रखे हुए हैं। हालांकि वॉर जोन में रूस ने रणनीति बदल दी है। रूस जमीनी लड़ाई तेज कर रहा है। रूस ने हवाई हमलों को ज्यादा धार दी है। प्रेसिडेंट पुतिन खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचकर सेना का जोश बढ़ा रहे हैं। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का क्लाइमैक्स हद से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है, क्योंकि अब नेटो खुलकर पुतिन से टक्कर लेने का प्रण कर रहा है। यूरोप की महाशक्तियों ने रूस को युद्ध में जीतने नहीं देने का प्रण लिया है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। मतलब दिसंबर का पहला हफ्ता निर्णायक हो सकता है। बड़े फैसले हो सकते हैं, जिनसे युद्ध का रुख तय होगा, जिनसे अमेरिका का स्टैंड तय होगा, जिससे रूस के दुश्मनों का अगला कदम तय होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में मौजूद यूके, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। यह आरोप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दोहराते आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा पर नेटो देशों का पूरा फोकस है। भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि युद्ध के समय पुतिन के किसी भी कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We will follow that visit, of course, closely. It is clear that India has different relation with Russia than European partners have. I keep saying that if you deal with Russia, every country has their own relationship, but we should not forget that Russia is leading a war that Russia has started. I know that India has been, the Prime Minister himself has been on the record saying that, this is not an era of war. This war will not be won on the battlefield. He has said that. So I trust that he will also mention that. नेटो देशों की टेंशन रूस और भारत के बीच संभावित हथियारों की डील है, क्योंकि इससे रूस को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं। पुतिन के यही हथियार नेटो देशों के लिए ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब अब तक तलाशा जा रहा है। ये ऐसे दोनों हथियार हैं जिनका असल इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो देशों की सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन युद्ध में अभी तक पुतिन की इसी ताकत को देखते हुए नेटो देश पर्दे के पीछे एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को यह विमान सप्लाई किया जा चुका है और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। सवाल है कि क्या भारत भी सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक भारत रूस के रिश्ते हथियारों की डील से बहुत बड़े हैं। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs.
रूस के जंगी जहाजों में जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है वो है सुखोई 57 जेट। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। रेडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रेडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। यह खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्न के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला हथियार का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा चुका है। S-400 की रेडार कवरेज ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। S-400 का रेडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था।